हेलो दोस्तों, आरो यारो 2023 के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग लगातार भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन कर रहे थे और पिछली वीडियो में हम लोगों ने दक्कन के पठार तक कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद दो स्थलाकृतियां और बची हैं, जो कि हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद बाकी जो भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत एक और स्थलाकृति है, वो है तटीय मैदान। इनका भी अध्ययन हम लोग इसी वीडियो के अंतर्गत कर लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। देखो, अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और साथ में आप इस सारणीबद्ध जीएस की बुक को पढ़ लेते हैं, जिसमें से कि आपको 45 प्लस प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, और एक सामान्य हिंदी की किताब है जो कि मेरे द्वारा ही लिखी गई है, ये भी मेरे द्वारा लिखी गई है, इससे भी आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो 90 से 95 प्रश्न आपको आरो यारो प्रारंभिक परीक्षा में इन दोनों किताबों से मिलने की पूरी संभावना है। बाद बाकी यूपीपीसीएस प्री 2023 जो कि 14 मई को हुआ था, वहां से भी इस सारणीबद्ध की किताब से 42 प्रश्न देखने को मिले थे। तो इसी को कॉम्बो के रूप में हम लोगों के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये कॉम्बो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाद बाकी ये कोई बहुत भारी भरकम किताबें नहीं है। इसमें देखा जाए तो सिर्फ 300 पेज है, और ये लगभग 100 पेजों की किताब है। तो 400 पेजों से आपको लगभग 90 से 95 प्रश्न देखने को आसानी से मिल जाएंगे। इनकी जो फीस है वो है 399 रुपये। और अगर आपको ऑर्डर करना है, बाद बाकी ये पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, आपको ध्यान रखना है, आपको पूरी बुक ये दोनों घर पहुंचाई जाएंगी, और 5 से 6 दिनों में आपके ऑर्डर करने के बाद ये बुक आपके घर पर पहुंच जाएंगी। नंबर है 8630246905। आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके दोनों किताबों को ऑर्डर कर दीजिए, जो कि 5 से 6 दिन में आपके घर पर पहुंच जाएंगे। तो ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, आप लोग इसे जरूर लीजिए। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पश्चिमी घाट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वत की जो उत्पत्ति है वो सेनोजोइक काल में हुई है, जिसे कि उत्तर नूतन काल के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प में अगर आपको उत्तर नूतन काल दे दे या फिर सेनोजोइक काल दे दे, बात एक ही है। आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट पर्वत की जो उत्पत्ति है वो की जो कि सेनोजोइक काल या फिर उत्तर नूतन काल में हुई है। बाद बाकी थोड़ा सा मैप में अब आप इसके विस्तार को देखिए, तो ये तापी के मुहाने से, यहाँ पर देखो तापी नदी बहती है ये, ठीक है। तो तापी नदी जहाँ पर मुहाना बनाती है, वहीं से ये पश्चिमी घाट पर्वत स्टार्ट होता है, और फिर ये अरब सागर के समानांतर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये आप सबको पता होगा, ये अरब सागर है। ठीक है, तो इसका विस्तार आप लोगों ने देखा, तापी के मुहाने से कन्याकुमारी तक, और ये पूरी तरीके से अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज और यहाँ पर फैक्ट मैंने लिख दिया है कि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो छोर होता है, छोर यानी कि कोना टाइप का, ठीक है, जैसे ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तो इसका जो छोर है इसको केप बोलते हैं। जैसे कन्याकुमारी का एक आपने नाम देखा होगा, केप कैमोरिन। ठीक है, कन्याकुमारी को केप कैमोरिन भी बोलते हैं। इसी तरीके से आप जब अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो वहाँ पर केप टाउन मिलेगा। आप जब यूरोपियों का आगमन पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपको केप ऑफ गुड होप मिलता होगा। तो वो जो केप होता है वो यही होता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का जो छोर होता है, यानी कि जो प्रायद्वीप का कोना या फिर छोर होता है, उसको केप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए केप कैमोरिन, केप टाउन, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, उसके बाद देखो आपको ध्यान रखना है कि जो ये पश्चिमी घाट है ये कोई पर्वत नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक भ्रंश कगार है। भ्रंश आप समझ ही रहे हैं, जैसे कि नर्मदा और तापी नदियां अपने भ्रंश में बहती हैं,
उसी तरीके से भ्रंश का जो एक कगार है वो ये पश्चिमी घाट पर्वत है। बाद बाकी इसका जो निर्माण है वो भूगर्भ प्लेटों के विस्थापन से हुआ है। भूगर्भ में जो प्लेटें हैं हम लोग इसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं, तो अब दोबारा से उसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर क्या क्या आपने देखा कि पश्चिमी घाट पर्वत की जो उत्पत्ति है वो सेनोजोइक काल या फिर उत्तर नूतन काल में हुई है। बाद बाकी जो ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है ये तापी के मुहाने से कन्याकुमारी तक अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है। और ये तो आपने देख ही लिया कि प्रायद्वीपीय या फिर प्रायद्वीप के छोर को केप कहते हैं। उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत कोई पर्वत ना होकर एक भ्रंश कगार है, ठीक है, जो कि भूगर्भीय प्लेटों के विस्थापन से निर्मित हुआ है। इतनी चीजें आपने यहां से जानी। अब आगे हम देखें तो जो ये पश्चिमी घाट पर्वत है ये भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। देखो यहां पर भी लिखी है ये बात, पश्चिमी घाट भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, ठीक है। हिमालय की आपने लंबाई देखी थी, लगभग 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ था, और जो ये पश्चिमी घाट है ये लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस लंबाई के साथ ये भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत बन जाता है। बाद बाकी अगर हम बात करें कि पूरी तरह से भारत में स्थित पश्चिमी घाट भारत का सबसे लंबा पर्वत है, पूरी तरह से, क्योंकि देखो पश्चिमी घाट क्या है, ये पूरी तरीके से भारत में स्थित है। बाद बाकी हिमालय को आप देखोगे तो ये फिर पाकिस्तान में भी चला जाता है, अफगानिस्तान में भी है, तिब्बत में भी है, ठीक है, इधर पर ये म्यांमार में भी आ गया है। तो अगर इस पश्चिमी घाट को देखा जाए ये कहीं नहीं गया है, ये सिर्फ भारत में है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत कौन है, तब आपका उत्तर होना चाहिए पश्चिमी घाट। बाद बाकी इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट पर्वत का एक अन्य नाम सह्याद्री भी है, और ये बहुत बार प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। अब देखो ये जो पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी कि इसके उत्तर वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, अभी हम टोटल पश्चिमी घाट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो पश्चिमी घाट का ये उत्तर वाला क्षेत्र है, यानी कि जो उत्तर सह्याद्री है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कालसू बाई, ठीक है। कौन सी है, उत्तरी सह्याद्री या फिर उत्तरी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है कलसूबाई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्तरी सह्याद्री या फिर पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कालसूबाई है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और इसी कालसूबाई चोटी के दक्षिण में एक चोटी है महाबलेश्वर, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। और इसी महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या जाना कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो हो गई वो तो हो गई कालसूबाई, ठीक है। इसी कालसूबाई चोटी के दक्षिण में महाबलेश्वर चोटी स्थित है, और इसी महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है। बाद बाकी ये जो कालसूबाई चोटी है और जो ये महाबलेश्वर चोटी है, ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो अब देखो यहां से जानने लायक क्या है कि पश्चिमी घाट भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत, तो फिर पश्चिमी घाट ही होगा। बाद बाकी इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, और कालसूबाई चोटी के दक्षिण में महाबलेश्वर चोटी है। महाबलेश्वर चोटी से ही कृष्णा नदी निकलती है। बाद बाकी ये जो कालसूबाई चोटी है और जो महाबलेश्वर चोटी है, ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये तो एक मनोवैज्ञानिक ट्रुथ है कि जो चीज़ें आप बार बार सुनते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, और यही चीज़ें आपको परीक्षा हॉल में काम आएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो इसी पश्चिमी घाट पर, यानी कि उत्तर की तरफ जहाँ महाराष्ट्र वाला पार्ट है, वहाँ पर अजंता श्रेणी भी पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अजंता श्रेणी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही
आती हैं। कौन सी? अजंता श्रेणी। बाद बाकी देखो, इसी पश्चिमी घाट पर हम कर्नाटक की ओर चलें तो वहां पर ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख चोटी स्थित हैं। ठीक है, आपने अभी तक हम लोग थे महाराष्ट्र की तरफ, अब थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर आए कर्नाटक की तरफ, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस पर दो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, एक है ब्रह्मगिरी और एक है कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये जो पश्चिमी घाट है, जैसे जैसे हम पश्चिमी घाट पर दक्षिण की तरफ आएंगे तो इस पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोगों को जानना है? एक तो अजंता श्रेणी पश्चिमी घाट पर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। उसके बाद कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर दो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, एक है ब्रह्मगिरी और दूसरी है कुद्रेमुख। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पश्चिमी घाट पर जब हम दक्षिण की तरफ चलेंगे तो इस पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है। उसके बाद पश्चिमी घाट हम लोगों का कंप्लीट हो गया, इतना ही जानना था। ठीक है, बहुत चीजें आपको, मतलब हर एक टॉपिक आपको आना चाहिए, भले ही कम कम आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डीप से मिलेगा। यही सारे फैक्ट हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के आयोग बार बार पूछता रहता है। तो अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। देखो, पश्चिमी घाट तो ये हो गया और पूर्वी घाट है ये कुछ ऐसे करके। ठीक है, ये आपका पूर्वी घाट है। तो इसको थोड़ा सा पहले तो यही जान लो कि जो ये पूर्वी घाट है ये लगातार नहीं है। ठीक है, ये कुछ कटा छटा है इस तरीके से। अभी बताऊंगा कि वो क्यों कट छट गया है। सबसे पहले इसकी थोड़ा सा अवस्थिति को देख लें तो ये यहाँ उड़ीसा से और कहाँ पर फैला हुआ है? तमिलनाडु तक। ठीक है, उड़ीसा से ये इस तरीके से तमिलनाडु तक फैला हुआ है पूर्वी घाट पर्वत, और यह जगह जगह से कटा छटा हुआ है। ठीक है, बाद बाकी इस पूर्वी घाट की अगर हम लोग सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये कौन है? ये है महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ठीक है, बाद बाकी हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये जो आखिर पूर्वी घाट पर्वत है ये कटा छटा क्यों है। तो जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की स्टार्टिंग कर रहे थे तो एक चीज बताई थी कि प्रायद्वीप का जो ढाल है वो सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में तो उत्तर की तरफ है, और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो पूर्व की तरफ हो जाता है। तो देखो, ये नदियां यहाँ पर बड़ी तेजी से बहती हैं और इन्हीं नदियों ने इस पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह से काट छांट दिया है। तो अब आपको इस बात अब आपको इस चीज का उत्तर भी मिल गया कि पूर्वी घाट पर्वत इतना कटा छटा क्यों है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्वी घाट है वो धान की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, बाद बाकी हम लोग देख लेते हैं पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले यहाँ से मैं दोबारा रिवाइज कर दूँ, पूर्वी घाट पर्वत काफ़ी कटा चटा है। क्यों कटा चटा है ये तो आपने समझ ही लिया, नदियों के कारण। उसके बाद ये उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये महेंद्रगिरी चोटी है, जो कि उड़ीसा में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। अब देखो, पूर्वी घाट धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बाद बाकी अब इसकी हम लोग पहाड़ियों को देख लेते हैं। तो दो राज्य में मुख्यतः इसकी पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। इनके नाम को लेके आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये नाम आपको रटने पड़ेंगे। अब देखो, आंध्र प्रदेश में अगर पूर्वी घाट की पहाड़ियों की बात करें तो ये है नल्लामलाई, बेलीकोंडा और पालकोंडा। ये तीन इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। उसके बाद जावादी पहाड़ी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरूमलाई और कोल्लई मलाई, ये 5 इंपॉर्टेंट पहाड़ियां पूर्वी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु में स्थित हैं। बाद बाकी आपको एक फैक्ट याद और रखना है कि तमिलनाडु की पहाड़ियां चारकोनाइट चट्टानों की बनी हुई हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तमिलनाडु की जो पहाड़ियां हैं वो किस प्रकार की चट्टानों से बनी हैं, तो आपको ध्यान रखना है चारकोनाइट की चट्टानों से। बाद बाकी हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार, नल्लामलाई
बेलीकोंडा और पालकोंडा, ये 3 पहाड़ियां पूर्वी घाट पर आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई और कोल्लई मलाई पहाड़ियां पूर्वी घाट पर तमिलनाडु के अंतर्गत आती हैं। बाद बाकी जावादी और सेवाराय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार पूछी जाती रही हैं। अब देखो, जो ये पश्चिमी घाट है और जो ये पूर्वी घाट है, ये दक्षिण में जाके यहां पर मिल गया है। ठीक है, तो यही बात यहां पर लिखी है कि दक्षिण भारत में जाकर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से मिलकर नीलगिरी पर्वत का निर्माण करता है। तो ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये नीलगिरी पर्वत का क्षेत्र है, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलने से बना है। और इस नीलगिरी की अवस्थिति को देखें तो ये 3 राज्यों में है। ठीक है, कौन कौन? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि नीलगिरी पर्वत की जो अवस्थिति है वो 3 राज्यों में है। वो कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। उसके बाद जो ये नीलगिरी पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, क्या नाम है? डोडा बेटा इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली नहीं दूसरी। ध्यान रखना, अभी पहले के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बाद बाकी यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है, आपने पर्यटन स्थल तमिलनाडु के अंतर्गत सुना होगा, ऊटी बहुत ही फेमस है, आपने बहुत सी फिल्मों में भी सुना होगा। बाद बाकी अगर आप हो सकता है गए भी हों वहाँ पर, तो एक स्थल है ऊटी या फिर ऊटक मंडल, ये तमिलनाडु में इन नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो जो ऊटी या फिर ऊटक मंडल नाम का पर्यटन स्थल है, वो तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। बाद बाकी ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर चंदन, सागौन के वृक्ष बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, तो हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि जहाँ पर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत मिला हुआ है, वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ निर्मित हुई हैं। ठीक है, इनके जुड़ाव वाला जो क्षेत्र है, और ये जो नीलगिरी पर्वत है, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इन्हीं नीलगिरी पहाड़ियों पर तमिलनाडु में ऊटी या ऊटक मंडल नाम का पर्यटन स्थल मौजूद है। और नीलगिरी पर्वत पर और जो तमिलनाडु की अन्य पहाड़ियां हैं, वहां पर चंदन और सागौन के वृक्ष बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो जो केरल की प्रसिद्ध साइलेंट वैली है, अभी जब हम लोग भारत की प्रमुख घाटियों की बात कर रहे थे, तो वहां पर आपने शांत घाटी के बारे में भी पढ़ा था। तो ये वही शांत घाटी, जिसे कि साइलेंट वैली भी कहते हैं, तो जो केरल में स्थित है, ये नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि जो साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी है, ये नीलगिरी पहाड़ियों के अंतर्गत ही केरल राज्य में स्थित है। बाद बाकी जब हम लोग दर्रे पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने दक्षिण के दर्रे भी देखे थे, जो थे पाल घाट दर्रा। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं नीलगिरी पहाड़ियों पर पाल घाट दर्रा, जैसे कि पलक्कड़ गैप भी कहते हैं, ये भी नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। पालघाट दर्रा कहाँ पर था? ये था केरल में। ठीक है, उसके बाद देखो, यहीं पर नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में एक अनाईमुदी पर्वतीय गांठ पाई जाती है। ये हो गई आपकी नीलगिरी पहाड़ियां, ये हो गई अनाईमुदी पर्वतीय गांठ। ठीक है, तो इस अनाईमुदी पर्वतीय गांठ से 3 पहाड़ियां निकल रही हैं, जो कि हैं अन्नामलाई, पालनी और इलायची पहाड़ी। कौन कौन सी? अन्नामलाई, पालनी और इलायची पहाड़ी। अब
यहाँ पर जो अन्नामलाई पर्वत है या फिर अन्नामलाई पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुदी। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुदी है, जो कि केरल में है। और ये अनाई मुदी आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो डोडा बेटा थी, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित थी, वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी। लेकिन जो अन्नामलाई पर्वत की ये अनाई मुदी चोटी है, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और आपको ध्यान रखना है कि अनाईमुदी चोटी केरल राज्य में स्थित है। तो इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं कि जो साइलेंट वैली है या फिर शांत घाटी है, वो नीलगिरी पहाड़ियों पर केरल राज्य में पाई जाती है। इसी राज्य में इसी केरल में नीलगिरी पहाड़ियों के अंतर्गत पालघाट दर्रा, जिसे कि पलक्कड़ गैप कहते हैं, वो भी पाया जाता है। उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में अनाई मुदी पर्वतीय गांठ है, जिससे कि 3 पहाड़ियां निकल रही हैं। कौन कौन सी? अन्नामलाई, पालनी और इलायची। इसमें अन्नामलाई पहाड़ी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुदी है, जो कि दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और अनाई मुदी चोटी कहां पर स्थित है? केरल में। आगे हम लोग बढ़े तो एक पर्यटन स्थल है कोडाइकनाल, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो वो इन पालनी पहाड़ियों पर ही स्थित है। जो ये अनाई मुदी पर्वतीय गांठ थी, यहाँ से तमिलनाडु में ये पालनी पहाड़ियाँ हैं, इसी पर ये कोडाइकनाल पर्वत स्थित है। बाद बाकी इसी अनाई मुदी पर्वतीय गांठ से एक पहाड़ी निकल रही थी, इलायची पहाड़ी, जिसे कि कार्डमम भी कार्डमम को, इलायची को इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इलायची पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, या फिर इनको इलामलय पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम भी आपको बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म होने चाहिए। इलायची पहाड़ियों के अन्य नाम क्या क्या हैं? इलामलय या फिर कार्डमम। अब इनका नाम क्यों ये रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर इलायची अत्यधिक मात्रा में पैदा होती है। ठीक है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो ये इलायची पहाड़ियां हैं, ये भारत की, ये देखो यहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये भारत की दक्षिणतम चोटी हैं। ठीक है, इलायची पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं या फिर दक्षिणतम चोटी हैं। और इलायची पहाड़ी, इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर इलायची बहुतायत मात्रा में पैदा की जाती है या फिर उगाई जाती है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें कि पर्यटन स्थल जो कोडाइकनाल है, वो तो पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, पालनी पहाड़ियाँ ये हैं अनाई मुदी पर्वतीय गांठ से जो निकल रही है। उसके बाद अनाई मुदी पर्वतीय गांठ से जो एक इलायची पहाड़ियाँ निकल रही हैं, उनको कार्डमम पहाड़ी या फिर इलामलय पहाड़ी भी कहते हैं, जो कि पूरे भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी या फिर पहाड़ियाँ हैं। और आपसे स्थिति भी पूछ सकता है इसकी, इलायची पहाड़ियों की। तो ये देखो, ये कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु में ये इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और इनका नाम इलायची पहाड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में इलायची की पैदावार की जाती है। उसके बाद ये हम लोगों का जो दक्षिण का पर्वतीय प्रदेश था, वो भी खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा समग्र रूप से जो पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत रह गई थी विभिन्न राज्यों की, उनको देख लेते हैं। और इनसे क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए मैं इनको भी आपको बताना चाहता हूँ। देखो, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है, ये तो अभी पीसीएस में पूछा गया था। बिलारी श्रृंखला कहाँ पर है? कर्नाटक में, ये भी पूछा गया था। चिन श्रृंखला कहाँ पर है? मणिपुर में। घोसी हरियाणा में। ये सारे युग्म सुमेलन के अंतर्गत पूछे जा चुके हैं। उसके बाद दालमा पहाड़ियाँ झारखंड में है। गिर, मांडव और बारदा, ये कहाँ पर है? ये सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में पड़ता है। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं। और रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में हैं, जो कि पूर्वी घाट पर स्थित है। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। बटेश्वर पहाड़ियाँ बिहार में, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में, चिन श्रृंखला मणिपुर, घोसी पहाड़ियाँ हरियाणा में, दालमा पहाड़ियाँ झारखंड, गिर, मांडव और बारदा ये सौराष्ट्र में, जो कि गुजरात में स्थित है। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, ये भी पूछी जा चुकी हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ ये भी पूछी जा चुकी हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के अंतर्गत
स्थित है। उसके बाद आ गया अपना तटीय मैदान, यानी कि यहाँ तक आपका जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और हम लोगों ने तटीय मैदान को भी इसी में शामिल कर लिया है। मतलब ये एक अलग वो है, मतलब इस लेक्चर में शामिल करने का उद्देश्य ये था कि एक बहुत छोटा टॉपिक है, तो 10 से 5 मिनट लगेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तटीय मैदान को थोड़ा सा मैप में देखते हैं ताकि आपकी व्यवहारिक समझ अच्छी हो सके। देखो अभी तक जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे वो कर रहे थे इस वाली स्थलाकृति का, जो था भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अब जो आप ये ग्रीन वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये है तटीय मैदान। और जो तटीय मैदान है, सबसे पहले हमने ये देखा कि ये कौन सी स्थलाकृति है, तो ये वाली है। उसके बाद अगर इसके निर्माण की बात करें तो देखो प्रायद्वीप में बहुत सी नदियां हैं जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। तो जब नदी समुद्र में गिरने वाली होती है तो उससे पहले उसे एक समतल क्षेत्र मिलता है, तो उसी समतल क्षेत्र में नदी अपने द्वारा लाए गए अवसादों को बिछा देती है और उन्हीं अवसादों से इन तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये हो गई कि इनका निर्माण कैसा हुआ है। बाद बाकी चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों ने जलोढ़ निक्षेप के माध्यम से पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण किया है। वही बात जो मैंने आपको बता दी। बाद बाकी इन मैदानों को दो भागों में बांटा गया है, क्लियर दिख रहा है, एक पश्चिमी तटीय मैदान, एक पूर्वी तटीय मैदान। तो भारत में तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। अब अगर हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये गुजरात से लेके और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये देखो इस तरीके से गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस मैदान की चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो ये देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रही है, कहाँ पर, ये नर्मदा और तापी की नदियाँ जहाँ पर अपना मुहाना बनाती हैं वहाँ पर पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, और जैसे ही हम पश्चिम तटीय मैदान के अंतर्गत दक्षिण की ओर चलेंगे तो इसकी चौड़ाई लगातार कम हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से, तो सबसे चौड़ा कहाँ पर, तापी और नर्मदा के मुहाने पर। उसके बाद जैसे जैसे आप दक्षिण में आते जाएंगे इसकी चौड़ाई कम होती चली जाएगी। बाद बाकी इस पश्चिम तटीय मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वैसे तो 4 भाग है, लेकिन अगर आपसे मुख्यतः शब्द आगे लगा दिया जाए तो आप समझ जाना कि फिर इसके 3 भाग ही हैं। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो कैसे निर्मित हुआ है, नदियों के अवसादों द्वारा। उसके बाद इसको 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान की हम लोग बात करें तो ये गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उसके बाद इस पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई है वो नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने पर है। और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर चलते जाएंगे इस पश्चिम तटीय मैदान की जो चौड़ाई है वो लगातार कम होती जाएगी। बाद बाकी इस पश्चिम तटीय मैदान को मुख्यतः 3 भागों में और वैसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं मुख्यतः जो 3 भाग हैं वो तो ये हैं कि देखो गुजरात से और अगर हम गोवा तक चलें तो इस पश्चिमी तटीय मैदान को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक आए तो इसे कन्नड़ तट कहते हैं। उसके बाद देखो मंगलौर से, कर्नाटक के मंगलौर से हम लोग कहाँ पर आते हैं, कन्याकुमारी तक, तो इसको मालाबार तट कहा जाता है। बाद बाकी ये इसके मुख्यता वाले विभाजन हो गए। बाद बाकी ये वाला जो पार्ट आप इस पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत देख रहे हैं तो इसे काठियावाड़ तट कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर काठियावाड़ तट के संदर्भ में आ जाता है तो तब भी आपको पता चल गया। बाद बाकी मुख्यतः 3 भागों में, गुजरात से गोवा कोंकण, उसके बाद गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक कन्नड़ और उसके बाद कर्नाटक के मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार। अच्छा, जो ये मालाबार तट है इसका सर्वाधिक हिस्सा पड़ता है किस राज्य में,
तो वो केरल राज्य में पड़ता है, इसीलिए इस मालाबार तट को केरल तट भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर से रिपीट में कर देता हूं, कोंकण तट गुजरात से गोवा, कन्नड़ तट वहां पर देखिए गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक, और मालाबार तट कर्नाटक के मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, और ये वाला जो पार्ट है इसको काठियावाड़ तट कहते हैं। बाद बाकी ये जो मालाबार तट है उसका सर्वाधिक हिस्सा केरल राज्य के अंतर्गत आता है, इसीलिए इस मालाबार तट को केरल तट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। तो पूर्वी तटीय मैदान ये देखिए यहाँ से हुगली के मुहाने से ये भी कहाँ तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान हुगली से कन्याकुमारी तक फैला हुआ। हुगली आप समझ ही रहे होंगे, अगर राज्य से पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक। अब देखो इस मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु राज्य में है यहाँ पर। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान की जो सर्वाधिक चौड़ाई है वो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर आप मैप में मत जाइए, ये चीज़ यहाँ पर गलत दी गई है, आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी तटीय मैदान की जो सर्वाधिक चौड़ाई है वो तमिलनाडु में है, और इस पूर्वी तटीय मैदान को भी मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? तो उड़ीसा में पूर्वी तटीय मैदान को हम लोग कहते हैं उत्कल तट। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, और तमिलनाडु में इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो इस तरीके से इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उड़ीसा में उत्कल, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट, और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। तो ये हो गए आपके पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। इस तरीके से ये क्लास भी आपकी खत्म हो गई। आप लोग लगातार देखते रहिए। बहुत से लोग ऐसा लग रहा है कि वीडियो को आगे के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर आप छोड़ते रहेंगे तो एक समय बाद ये सिलेबस इतना हो जाएगा कि फिर आपको कवर करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको क्लासेस ये 2 से 3 बार रिपीट मोड में तो देखनी ही पड़ेंगी, तब चीज़ें आपके समझ में आएंगी, आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाएंगे। तो ठीक है, फिर लगातार वीडियो को मेरे साथ साथ देखते चलिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।